आज मुंबई में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा का कल निधन हो गया था। सबके मन में सवाल है, इस रतन को टाटा कैसे कहें? भारत के इस महान सपूत को अलविदा कैसे कहें? कैसे यकीन करें कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे? रतन टाटा का काम और नाम इतना बड़ा है कि आप अपने आसपास देखेंगे तो हर जगह उनकी उपस्थिति का एहसास होगा। एसी टाटा का, टीवी टाटा का, टी कॉफी टाटा की, कार से लेकर एयरलाइन तक सब टाटा की, होटल्स हॉस्पिटल्स टाटा के, कैंसर का इलाज टाटा का, रिसर्च टाटा की, स्टील हो टेलीकॉम हो, हर फील्ड में आपको टाटा की प्रेजेंस मिलेगी। इसीलिए रतन टाटा कहीं जा नहीं सकते, वो आपको हर रोज दिखेंगे, यहीं मिलेंगे। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो सिर्फ टाटा ग्रुप के सर्वे सर्वा नहीं थे। रतन टाटा एक इंस्टीट्यूशन थे, एक विचार थे। रतन टाटा किसी न किसी रूप में हम सब की जिंदगी से जुड़ गए थे। उद्योगपतियों के आइडियल थे, नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन थे, गरीबों के लिए मसीहा थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को दुनिया भर में फैलाया। टाटा का नमक तो पूरा देश पहले से खा रहा था, लेकिन टाटा की चाय घर घर की किचन में रतन टाटा ने पहुंचाई। मिडिल क्लास को कार का सपना रतन टाटा ने दिखाया। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंटरनेशनल रतन टाटा ने बनाया। मिनरल वाटर से लेकर विस्तारा एयरलाइन तक, एयर इंडिया तक, सब रतन टाटा के पास था। रतन टाटा शोहरत की बुलंदियों पर थे, अपार दौलत थी, लेकिन जमीन से जुड़े रहे। इंसानियत का जज्बा ऐसा था कि कोरोना काल में जब हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए जगह नहीं थी, तो ताज होटल के दरवाजे कोरोना पेशेंट्स के लिए खोल दिए। दिल में दया इतनी कि प्रिंस चार्ल्स का बर्मिंघम पैलेस में आने का न्योता इसलिए नामंजूर कर दिया क्योंकि उनका पेट डॉग बीमार था, वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सेवा का भाव ऐसा कि टाटा कंपनी के घरों से मजदूरों को निकाला जा रहा था। मजदूरों ने रतन टाटा से अपील की तो कंपनी के घर मजदूरों के नाम कर दिए, उन्हें घरों का मालिकाना हक दे दिया। सोच इतनी बड़ी कि लैंड रोवर और जैगुआर जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया। एयर इंडिया खतरे में पड़ी तो एयर इंडिया खरीद ली। रतन टाटा वाकई में भारत के सच्चे रत्न थे। उन्होंने जिस बिजनेस को छुआ वो सोना उगलने लगा। खूब पैसा कमाया, लेकिन सब दान में दे दिया। रतन टाटा के व्यक्तित्व को शब्दों में समेटना इसीलिए नामुमकिन है। उनकी खूबियां गिनाने के लिए आज अल्फाज कम पड़ रहे हैं। आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया, लेकिन लोगों के दिलों में रतन टाटा हमेशा बसे रहेंगे। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए आम से लेकर खास तक हर वर्ग के लोग पहुंचे और सबकी जुबान पर रतन टाटा की अपनी अलग अलग कहानियां थी। इन लोगों के किस्से आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि रतन टाटा क्या थे और लोग उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं। रतन टाटा की उम्र 86 साल थी, लेकिन दिल से वो जवान थे। 2 दिन पहले जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। रतन टाटा ने खुद सोशल मीडिया पर मैसेज लिखकर नाराजगी जताई। कहा, अभी मैं जिंदा हूं, पूरी तरह ठीक हूं, लोग बेकार में मेरे मरने की अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन कल देर रात जब रतन टाटा के निधन की खबर आई तो यकीन ही नहीं हुआ। राहुल गांधी ये पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हरियाणा में इतनी बुरी हार क्यों हुई और हार के लिए जिम्मेदार कौन है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हरियाणा में हार के कारणों का पता लगाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में खड़गे के अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के दोनों इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अजय माकन और अशोक गहलोत मौजूद थे। हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बावरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़े। मजे की बात है, इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला मौजूद नहीं थे। पता लगा मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा, कारण तो बाद में पता लगेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि नेताओं ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को
पार्टी से ऊपर रखा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को आंख दिखाई। उमर ने कहा, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायकों का सपोर्ट है। अब वो 24 घंटे कांग्रेस के समर्थन का इंतजार करेंगे, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। असल में आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की मीटिंग हुई। इसमें उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। इस मीटिंग के बाद उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायक हैं। आज 4 निर्दलीय विधायकों ने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। इसलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायकों का सपोर्ट है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी के लिए जरूरी नंबर्स हैं। इसके बाद उमर ने कहा, कांग्रेस की तरफ से समर्थन की चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कांग्रेस को फैसला करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया है। उसके बाद तय करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन कब जाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर लें। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का बंगला सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। आज मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें आतिशी अपने प्राइवेट घर में बैठकर सरकारी काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, फाइल्स पर सिग्नेचर कर रही हैं, फोन कॉल्स अटेंड कर रही हैं और उनके सामने कई सारे कार्टन रखे हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी के आदेश पर भले ही आतिशी सिंह का सामान मुख्यमंत्री के सरकारी घर से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन एलजी आतिशी को जनता का काम करने से नहीं रोक सकते। आतिशी के इस वीडियो की चर्चा हुई तो बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता भी कैमरा लेकर आतिशी के उस सरकारी बंगले पर पहुंच गए जो उन्हें दिल्ली की शिक्षा मंत्री के तौर पर अलॉट हुआ है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आतिशी के पास दूसरा सरकारी घर है, लेकिन वो निजी घर में बैठकर काम करने का ड्रामा कर रही है। दिल्ली के लोग अब आम आदमी पार्टी की इस नौटंकी को समझने लगे हैं। अब मैं आपको बिहार के एक लोकल लीडर के महल की कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। असल में आज ईडी ने लालू परिवार के एक करीबी आरजेडी नेता अरुण यादव की 46 प्रॉपर्टीज को जब्त किया। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव और उनके परिवार पर बिहार में रेत की इलीगल माइनिंग से अपार संपत्ति बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। अरुण यादव की जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनमें 40 एग्रीकल्चर लैंड हैं, दानापुर में 4 फ्लैट हैं, पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक कमर्शियल लैंड शामिल है। अरुण यादव के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ 5 लाख रुपए मिले। बैंक अकाउंट अब सीज हो गया है। हालांकि ईडी की जांच में यह तो पता लगा था कि अरुण यादव ने इलीगल माइनिंग से करीब 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, लेकिन जब अरुण यादव को उनके लीगल इनकम के सोर्सेस के बारे में पूछा गया तो पता चला ये इनकम कहीं ज्यादा है। अरुण यादव के गांव में बने उनके महल की तस्वीरें सामने आई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। कई एकड़ में फैले इस महल की 4 दीवारी 15 फीट से ज्यादा ऊंची है। दीवार के कोनों पर वॉच टावर लगे हैं। महल में बड़े बड़े बाग बगीचे हैं। घर के भीतर नेताजी का दरबार लगता है और इसके लिए अलग दरबार हॉल बनाया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। अरुण यादव के महल के अंदर एक बड़ी सी गौशाला थी, जिसमें 500 से ज्यादा गाय भैंसें थी। इस घर के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था। बड़े से गैराज में
1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती थी। घर के अंदर अरुण यादव के पूर्वजों की मूर्तियां लगी हुई हैं।